हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू आवर चैनल सन फिजिक्स। आज हम इससे पहले वाली वीडियो से आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वाली वीडियो में आपको याद होगा हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स कराए थे एनसीईआरटी के, तो उन्हीं न्यूमेरिकल्स को हम आगे अब कंटिन्यू करेंगे। सो करंट इलेक्ट्रिसिटी एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स पार्ट 2, दिस इज द टाइटल। 9 क्वेश्चंस तक हम कर चुके थे आज, तो पहले हम 10th क्वेश्चन पे आते हैं। 9th हम कर चुके हैं। इन अ मीटर ब्रिज, जो फिगर में आपको दिया जाएगा, बैलेंस पॉइंट जो है वो 39.5 सेंटीमीटर पे मिलता है फ्रॉम द एंड वेयर द रजिस्टर y इज ऑफ 12.5 ओम। 12 यानी कि जिस एंड पे y रेजिस्टेंस है जो 12.5 ओम का है, उस एंड से बैलेंस पॉइंट कितनी दूरी पे मिलता है? 39.5 सेंटीमीटर पे। आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बी पार्ट में डिटरमिन द बैलेंस पॉइंट इफ गिवन ऑफ द गिवन ब्रिज इफ x एंड y आर इंटरचेंज। अगर x और y को इंटरचेंज कर देते हैं तब बैलेंस पॉइंट क्या होगा? What happens if the galvanometer and the cell are interchanged at the balance point of the bridge? Would the galvanometer show any current? अगर बैलेंस पॉइंट पे सेल और गैल्वेनोमीटर की पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया जाता है तो क्या उस वक्त गैल्वेनोमीटर कोई करंट शो करेगा? अब ये हमारे पास फिगर है जिसमें मीटर ब्रिज दिखाया गया है, एक्स और वाई रेजिस्टेंस की पोजीशन दिखाई गई है। अब बैलेंस पॉइंट हम उसे L1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो कितना दे रखा है? 39.5 सेंटीमीटर। रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर जो जिसे हम अननोन लिया करते हैं वो फिलहाल कितना है? y इज इक्वल टू 12.5 ओम। अब बैलेंस ब्रिज के लिए आपको याद होगा P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस से हमने सॉल्व किया था, तो आ जाएगा x बाई वाई इज इक्वल टू L1 बाई 100 माइनस L1। अब यहाँ पे y की वैल्यू आपको गिवन है तो y की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं और x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो x आ जाता है 39.5 बाई 100 माइनस 39.5, L1 की वैल्यू रख दी, इनटू y जो है इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है 12.5, तो सॉल्व करके आ जाता है 8.2 ओम। Therefore the resistance of the resistor X is 8.2 ओम। नेक्स्ट पे आते हैं। अब X और Y को हमने इंटरचेंज कर दिया तो L1 और 100 माइनस L1 इंटरचेंज हो जाएंगे। इक्वेशन ए पॉइंट से जो है बैलेंस पॉइंट कितने पे आ जाएगा? 100 माइनस L1 पोजीशन पे, पहले L1 पे था, यानी कि जो बैलेंसिंग लेंथ होगी वो कितनी आ जाएगी? 60.5 सेंटीमीटर। Therefore the balance point is at 60.5 सेंटीमीटर फ्रॉम A। तो अब बैलेंस पॉइंट जो है वो 60.5 सेंटीमीटर पे आ जाएगा। अब अगर गैल्वेनोमीटर सेल को इंटरचेंज कर देते हैं बैलेंस पॉइंट के ऊपर, तो गैल्वेनोमीटर विल शो नो डिफ्लेक्शन, क्योंकि कंडीशन तो तभी भी वही है P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस, और उस केस में गैल्वेनोमीटर से कोई भी करंट फ्लो नहीं होता। आपको याद होगा जब हमने व्हीटस्टोन ब्रिज किया था तो हमने ये कहा था कि एक डायगोनल में सेल लगे और एक में गैल्वेनोमीटर, चाहे वो कोई भी डायगोनल हो, तो यानी कि इनकी पोजीशन इंटरचेंज करने पे गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्टोरेज बैटरी ऑफ EMF 8 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम इज बीइंग चार्ज बाय 120 वोल्ट DC सप्लाई यूजिंग ए सीरीज रजिस्टर ऑफ 15.5 ओम। व्हाट इज द terminal voltage of the battery during charging? What is the purpose of having a series resistor in the charging circuit? सबसे पहले जब हम किसी बैटरी से किसी सेल को चार्ज करते हैं तो जो दो वोल्टेजेस हमारे पास हैं, एक बैटरी की और एक सेल की, तो सेल को कितने वोल्टेज से चार्ज किया जाएगा? इसके डिफरेंस के बराबर वोल्टेज से। EMF ऑफ द स्टोरेज बैटरी सपोज E और इंटरनल रेजिस्टेंस R वो गिवन है 0.5 ओम। DC सप्लाई वोल्टेज 120 वोल्ट, रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर 15.5 ओम। इफेक्टिव वोल्टेज जैसे कि मैंने आपको कहा था, मान लिया वो V1 है तो वो कैसे आएगी? V1 इज इक्वल टू V माइनस E, यानी कि ये हो जाएगा 120 माइनस 8। तो हमारे पास जो नेट वोल्टेज है जो सेल को चार्ज कर रही है वो 112 वोल्ट है। और फिर करंट कैसे निकालते हैं?
करंट फ्लोइंग इन द सर्किट कैन बी कैलकुलेटेड एज आई इज इक्वल टू नेट वोल्टेज, जैसे मैंने बताया था 112 यानी कि 112 वोल्ट डिवाइड बाय नेट रेजिस्टेंस इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, वो कितना आ जाएगा 15.5 प्लस 0.5 16, तो 112 बाई 16 7 एम्पियर टोटल करंट सर्किट के अंदर है। अब वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर आर, वो हमें पता है V इक्वल टू आई आर होता है, कितना हो गया 108.5 वोल्ट। अब नेट वोल्टेज जो टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी, डीसी सप्लाई वोल्टेज हमारे पास क्या है, जो बैटरी को दी जा रही है और जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर है उसको दी जा रही है। यानी कि आपका जो मेन सप्लाई है वो दो चीज़ों में लग रहा है, एक तो वो सेल को चार्ज कर रहा है और एक आर के अक्रॉस वोल्टेज डेवलप कर रहा है। तो टर्मिनल वोल्टेज ऑफ बैटरी क्या हो जाएगा, डीसी सप्लाई वोल्टेज माइनस वोल्टेज अक्रॉस आर, यानी कि 120 माइनस जितना इसके अक्रॉस वोल्टेज था 108.5, तो कितना आ गया 11.5 वोल्ट। इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। आपको याद होगा हमने अपने सेल वाले वीडियो में बताया था कि सेल की जो वोल्टेज होती है V, वो EMF से ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, बराबर भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि हम उसे चार्ज कर रहे हैं, उससे करंट ले रहे हैं या ना करंट दे रहे हैं ना ले रहे हैं। तो जब सेल को चार्ज करने की बारी आती थी तो V इज इक्वल टू E प्लस आई स्मॉल आर, उस वाले फॉर्मूले से भी आप इसे निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन ये था कि सीरीज रजिस्टर क्यों लगाते हैं। सीरीज रजिस्टर इन द चार्जिंग सर्किट लिमिट्स द करंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स एंड सेव्स द सर्किट फ्रॉम एक्सट्रीमली हाई करंट विच इज़ वेरी डेंजरस। अगर रेजिस्टेंस लगा देते हैं तो जो करंट है वो लिमिट हो जाता है, वो ज़्यादा नहीं आ पाता। अगर ज़्यादा करंट आता तो हो सकता है कि वो सर्किट को डैमेज कर देता, तो उस सर्किट को डैमेज से बचाने के लिए सीरीज़ में एक हाई रेजिस्टेंस लगाया जाता है। Next is in the potentiometer arrangement, a cell of EMF 1.25 volt gives a balance point at 35 centimeter length of the wire. If the cell is replaced by another cell and the balance point shift to 63.0 centimeter, what is the EMF of the second cell? हमारे पास सपोज पहले वाले सेल का EMF E1 है, that is 1.25 volt. पहले वाले की बैलेंसिंग लेंथ L1 35 सेंटीमीटर, दूसरे वाले का EMF मान लिया E2 है जो निकालना है, बैलेंसिंग लेंथ L2 वो गिवन है, तो क्या आ जाएगा E1 बाय E2 बैलेंसिंग पॉइंट, क्योंकि E प्रोपोर्शनल टू L होता है, तो E1 बाय E2 इक्वल टू L1 बाय L2, तो E2 आ जाएगा E1 L2 बाय L1, वैल्यू पुट कीजिए 1.25 इंटू 63 बाई 35 सॉल्व करके आ जाएगा 2.25 वोल्ट। देयरफॉर EMF ऑफ द सेकंड सेल इज 2.25 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन अ कॉपर कंडक्टर एस्टिमेटेड इन example is 8.5 into 10 to the power 28 per meter cube. How long does an electron take to drift from one end of the wire 3 meter long to its other end? The area of cross section of the wire is 2 into 10 to the power minus 6 meter square and it is carrying a current of 3 ampere. तो आपको जो जो चीज़ें given है, let me tell you, n दे रखा है, small n, number density of free electron, length of wire small l से हम represent कर लेते हैं, वो दे रखी है, कैपिटल A यानी कि एरिया दे रखा है 2 इंटू 10 पर माइनस 6 मीटर स्क्वायर और करंट I दे रखा है 3 एम्पियर। आपको निकालना है समय, जो अगर एक इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करे एक एंड से दूसरे एंड तक वायर के तो कितना समय लगेगा। प्रैक्टिकली ये चीज़ नहीं होती, बस वैसे ही कैलकुलेशन कर रहे हैं। नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन कॉपर कंडक्टर n इज इक्वल टू 8.5 इंटू 10 पावर 8 पर मीटर क्यूब। लेंथ ऑफ द कॉपर वायर L इज इक्वल टू 3 मीटर। Area of cross section of wire A is equal to 2 into 10 to the power minus 6 meter square. Current carried by wire I is equal to 3 ampere. I is equal to NeVd हम जानते हैं, जहाँ E इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम होता है। Vd की वैल्यू L by T, क्योंकि Vd वेलोसिटी है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहाँ से I is equal to NeA, Vd की वैल्यू L by T पुट कर देते हैं, तो यहाँ से T क्या आ जाएगा NaE L by I।
एन आपके पास है, ए है, ई है, एल है, आई है, सारी वैल्यूज़ यहाँ पुट कर देते हैं और फाइनल रिजल्ट हमारे पास आ जाता है 2.7 इंटू 10⁴ सेकेंड. सो द टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन टू ड्रिफ्ट फ्रॉम वन एंड ऑफ द वायर टू अदर इज 2.7 इंटू 10⁴ सेकेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. द अर्थ सरफेस हैज अ नेगेटिव surface charge density of 10⁻⁹ coulomb per meter square. The potential difference of 400 kilovolt between the top of the atmosphere and the surface result in a current of only 800 ampere over the entire globe. If there is no mechanism of sustaining atmospheric electric field, how much time roughly would be required to neutralize the Earth's surface? This never happens in practice because there is a mechanism to replenish electric charge, namely the continual thunderstorms and lightning in different part of the globe. Radius of Earth is 6.37 into 10⁶ मीटर. सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए कि ये है क्या. आपको अर्थ के सरफेस की जो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी दे रखी है वो कितनी है, 10⁻⁹ कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर. और अर्थ के सरफेस और एटमॉस्फेयर की टॉप मोस्ट लेयर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है 400 किलो वोल्ट. अब इसकी वजह से पूरे अर्थ के अराउंड 800 एम्पियर का एक करंट आ जाता है. अगर कोई इस तरह का मैकेनिज्म ना होता जिसकी वजह से अर्थ का इलेक्ट्रिक फील्ड सस्टेन रह सके तो पूरी अर्थ को न्यूट्रलाइज करने में कितना समय लगेगा. लेकिन ऐसा होता नहीं है, यानी कि ये एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है. क्यों नहीं होता? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो अर्थ का है उसको सस्टेन रखने के लिए पूरी अर्थ पे हर वक्त कहीं ना कहीं थंडरस्टॉर्म्स चलते रहते हैं, लाइटनिंग चलती रहती है. तो होता क्या है, जो अर्थ का इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सस्टेन रहता है, यानी कि पूरी अर्थ कभी भी न्यूट्रलाइज नहीं हो पाती है. लेकिन अगर ऐसा मैकेनिज्म ना होता तो अर्थ को न्यूट्रलाइज करने में कितना समय लगता, ये हमारा क्वेश्चन है. ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं. सरफेस चार्ज डेंसिटी 10⁻⁹ कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर. करंट ओवर द एंटायर ग्लोब 800 एम्पियर. रेडियस ऑफ अर्थ गिवन है 6.37 इंटू 10⁶ मीटर. अब सरफेस एरिया कितना आ जाएगा अर्थ का, 4πr². तो वैल्यू रखो, सॉल्व करके आ जाता है 5.09 इंटू 10⁻14 मीटर स्क्वायर. ये अर्थ का एरिया आ गया. अब चार्ज कितना हो जाएगा, डेंसिटी दे रखी है, एरिया हमने निकाल लिया, तो चार्ज होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया. निकालिए वैल्यू, कितना आ जाएगा 5.09 इंटू 10⁵ कूलम्ब. अब टाइम टेकन टू न्यूट्रलाइज द अर्थ सरफेस मान लिया t है, तो हमें पता है I इज इक्वल टू Q/T होता है, तो T हो जाएगा Q/I. यहाँ से Q की वैल्यू आपके पास है, I आपके पास है, उठा के रख दो, तो कितना आ जाएगा 282.77 सेकेंड. इतना समय लगेगा अर्थ को न्यूट्रलाइज होने में. बहुत कम समय है, 5 मिनट भी नहीं लगेंगे. लेकिन वो तब की बात है अगर ये जो सारे मैकेनिज्म होते हैं, थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, ये ना हो तो. और ऐसा होगा नहीं, तो इसलिए ये भी एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन था. नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पार्ट 6. लेड एसिड टाइप ऑफ सेकेंडरी सेल ईच ऑफ EMF 2 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 0.015 ohm are joined in series to provide a supply of resistance 8.5 ohm. What is the current drawn from the supply and its terminal voltage? ये आपको निकालना है. बी पार्ट में a secondary cell after long use has an EMF of 1.9 volt and a large internal resistance of 380 ohm. What maximum current can be drawn from this cell? Could the cell drive the starting motor of a car? क्या वो सेल इतना रहेगा कि वो एक कार की स्टार्टिंग मोटर को ड्राइव कर सके? अब सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं. नंबर ऑफ सेकेंडरी सेल अगर n हो तो EMF हर एक का मान लिया 2 वोल्ट है. इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r 0.015 ओम है. तो सीरीज रजिस्टर
मान लिया हमने इस सेल के कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया है, कितना 8.5 ओम। करंट कितना आएगा, वो हमारे पास फॉर्मूला होता है NE/R + NR। जब भी किसी N सेल्स को, जिनका सबका आइडेंटिकल EMF है, आइडेंटिकल सब कुछ है, उनको सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो ये करंट का फॉर्मूला आता है। ये हमने पिछले वीडियो में किया है। तो वैल्यूज़ पुट करते हैं। N कितना है, हमारे पास 6 सेल्स हैं, तो रिजल्ट आ जाता है 6 × 2/R की वैल्यू पुट करते हैं, फिर N की, फिर स्मॉल r की, सॉल्व करके 1.39 एम्पियर करंट आ जाता है। टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा, V = IR। I की वैल्यू हमारे पास है, R है, सो 11.85 एम्पियर ये करंट आ जाता है। देयरफॉर द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सप्लाई इज 1.9 एम्पियर एंड टर्मिनल वोल्टेज इज 11.87 वोल्ट। सॉरी, ये वोल्ट होगा। आफ्टर ए लॉन्ग यूज EMF of the secondary cell E is equal to 1.9 volt. Internal resistance of the cell R is equal to 380 ओम। मैक्सिमम करंट कितना होगा उस केस में, हमारे पास फॉर्मूला होता है I is equal to E/R। ये कितना आ जाएगा 0.005 एम्पियर, ये काफ़ी कम है। तो देयरफॉर द मैक्सिमम करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल इज 0.005 एम्पियर। दिस मच करंट इज नॉट सफिशिएंट टू स्टार्ट अ मोटर ऑफ द कार एज इट रिक्वायर हाई करंट। किसी भी मोटर को, कार की स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा करंट चाहिए होता है, जो कि हमारे पास अवेलेबल नहीं है, सो कार स्टार्ट नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ, वन ऑफ एल्यूमिनियम एंड अदर ऑफ कॉपर हैव द सेम रेजिस्टेंस, which of the two wire is lighter? Hence explain why aluminum wire are preferred for overhead power cables. आपको रेजिस्टिविटी दे रखी है एल्यूमिनियम की 2.63 × 10⁻8 ओम मीटर, कॉपर की दे रखी है 1.72 × 10⁻8 ओम मीटर, और रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम 2.7 और कॉपर की 8.9 ये दे रखी है। तो सबसे पहले रेजिस्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम गिवन है, और रिलेटिव डेंसिटी वो भी गिवन है 2.7। तो मान लिया L1 इज द लेंथ ऑफ द एल्यूमिनियम वायर एंड M1 बी इट्स मास। रेजिस्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम वायर सपोज L1 R1 है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लिया A1 है। सो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, अच्छा यही चीज़ कॉपर के लिए हम ले लेते हैं 1.72 × 10⁻8 ओम मीटर, रिलेटिव डेंसिटी 8.9, L2 मान लिया उसकी लेंथ आ जाती है, M2 मास आ जाता है, रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर R2 मान लेते हैं। अब उसने कहा है रेजिस्टेंस सेम है दोनों का, तो दोनों में से कौन सी वायर लाइट होगी, और फिर आपको बताना है कि एल्यूमिनियम वायर को ही जो ओवरहेड पावर केबल्स हैं वो बनाने के लिए क्यों यूज़ किया जाता है। सो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम मान लेते हैं A2 कॉपर वायर का। R1 हमारे पास होता है ρ1 L1/A1, R2 क्या हो जाएगा, ρ2 × L2/A2। अब इट इज गिवन क्या, R1 = R2, दोनों को इक्वल उठा के रख दो, तो ρ1 L1/A1 = ρ2 L2/A2। अब L1 L2 गिवन है कि इक्वल है, तो ρ1/A1 = ρ2/A2 आ जाएगा, A1/A2 ρ1/ρ2 आ जाएगा। वैल्यू पुट कर ली, A1/A2 की वैल्यू आ गई 2.63/1.72। मास ऑफ एल्यूमिनियम वायर M1, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ इंटू डेंसिटी, तो A1 L1 × D1, ये इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं।
मास ऑफ कॉपर वायर कितना होगा, M2 इक्वल टू सेम फॉर्मूला वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो ये आ जाएगा A2L2D2। इक्वेशन नंबर 4 ले लेते हैं इसको। अब इक्वेशन 3 को 4 से डिवाइड करें तो M1/M2 कितना आ जाता है हमारे पास, A1L1D1 बाई A2L2D2। अब L1 इक्वल टू L2 है तो M1/M2 किसके बराबर आ जाएगा, A1D1 बाई A2D2 के बराबर आ जाएगा। अब हमारे पास A1 A2 की वैल्यू भी है और D1 और D2 गिवन है, तो सॉल्व करके कितना आ जाएगा 0.46। तो इट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द रेशियो दैट M1 इज लेस देन M2 एंड एल्यूमिनियम इज लाइटर देन कॉपर। और यही कारण है, सिंस एल्यूमिनियम इज लाइटर एंड इट्स कॉस्ट वुड बी लेस, सो इज प्रेफर्ड फॉर ओवरहेड पावर केबल्स ओवर कॉपर। यही कारण है कि कॉपर की बजाय हम ओवरहेड पावर केबल्स के लिए किसको यूज़ करते हैं, एल्यूमिनियम को यूज़ करते हैं, क्योंकि उसका मास उसी लेंथ के लिए, उसी रेजिस्टेंस के लिए कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ फ्रॉम द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन ऑन अ रजिस्टर मेड ऑफ एलॉय मैग्नीन। देखिए ये आपको एक टेबल गिवन है, करंट वोल्टेज तो 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से करंट की वैल्यू और वोल्टेज वैल्यू उसके हिसाब से कैसे चल रही है, 3.94, 7.87, 11.8 एंड सो ऑन, ये सब वैल्यूज आपको गिवन है। अब इस टेबल से अगर हम रेशियो निकालते हैं वोल्टेज और करंट का तो वो एक जैसा आता है, और वो कितना आता है 19.7। तो इसका मतलब जो मैग्नीन है वो एक ओमिक कंडक्टर है, यानी कि ओम्स के लॉ को फॉलो करता है। तो द अलॉय ओबेज ओम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द रेशियो ऑफ वोल्टेज विद करंट इज रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर एंड हेंस द रेजिस्टेंस ऑफ मैग्नीन इज 19.7 ओम। ये इस टेबल से कंक्लूजन निकलता है। नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। A steady current flows in a metallic conductor of non-uniform cross section of which of these quantities is constant along the conductor, करंट, करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट स्पीड। यानी कि एक स्टेडी करंट एक मेटेलिक कंडक्टर में से फ्लो हो रहा है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एक जैसा नहीं है। इनमें से कौन सी क्वांटिटी अलोंग द कंडक्टर कांस्टेंट रहती है, करंट, करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्रिफ्ट स्पीड। दूसरे पार्ट में, इज द ओम्स लॉ इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल फॉर ऑल कंडक्टिंग एलिमेंट, इफ नॉट गिव एग्जांपल्स ऑफ एलिमेंट विच डू नॉट ओबे ओम्स लॉ। सी पार्ट में, a low voltage supply from which one needs high current must have very low resistance. Why? लो वोल्टेज सप्लाई जिससे हमें हाई करंट चाहिए उसका रेजिस्टेंस भी कम होना चाहिए, क्यों? ए हाई टेंशन सप्लाई ऑफ से 6 किलो वोल्ट मस्ट हैव ए वेरी लार्ज टर्मिनल रेजिस्टेंस। तो ऐसा क्यों चाहिए वो हमें बताना है। तो वन बाय वन हम इनको करने शुरू करते हैं। सबसे पहला, when a steady current flows in a metallic conductor of non-uniform cross section, the current flowing through the conductor is constant. So current density, electric field and drift speed are inversely proportional to the area of cross section. Therefore, they are not constant in a conductor of varying cross section. नेक्स्ट आपसे ये पूछा गया था कि क्या ओम्स लॉ यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है, आंसर इज नो।
अब 19th क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। Alloys of metal usually have greater or less resistivity than that of their constituent metals। यानी कि मेटल से जो अलॉय बनाए जाते हैं तो उनकी जो रेजिस्टिविटी है वो उनके कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल से ज़्यादा होती है या कम होती है। नेक्स्ट, alloy usually have much higher or lower temperature coefficient of resistance than pure metals। उनका रेजिस्टेंस उनके कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल से कम होता है या ज़्यादा होता है। The resistivity of alloy magnin is nearly independent of or increases rapidly with the increase of temperature। मैग्निन की रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट होती है या टेम्परेचर के साथ तेजी से बढ़ती है। The resistivity of typical insulator, for example amber, is greater than that of a metal by a factor of order of 10 to the power 22 और 10 to the power 3। अब इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट, एलॉय ऑफ मेटल यूजुअली हैव ग्रेटर रेजिस्टिविटी देन दैट ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल। जिनसे एलॉय बनाया जाता है उन मेटल से उसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है। एलॉय यूजुअली हैव लोअर टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस देन प्योर मेटल। इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर चेंज करने के साथ एलॉय का रेजिस्टेंस बहुत तेज़ी से नहीं बदलता। तो रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय मैग्नेट इज नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। तो ये भी बी वाले पार्ट से ही रिलेटेड है। जैसे कि मैंने कहा था कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस कम होता है तो टेम्परेचर के साथ उनका रेजिस्टेंस बदलता नहीं है, तो रेजिस्टिविटी भी नहीं बदलती है, तो वो नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर होता है। नेक्स्ट, द रेजिस्टिविटी ऑफ टिपिकल इंसुलेटर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ए मेटल बाय अ फैक्टर ऑफ ऑर्डर ऑफ 10 raised to the power 22। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गिवन n resistor each of resistance capital R, how will you combine them to get the maximum minimum effective resistance and what is the ratio of the maximum to minimum resistance। next part, given the resistance 1 2 3 ohm, how will you combine them to get an equivalent resistance of 11 by 3 ohm, 11 by 5 ohm, 6 ohm and 6 by 11 ohm। third part, determine the equivalent resistance of the network shown in the figure। ये इस तरह का नेटवर्क है, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा वो हमें निकालना है। और बी पार्ट में ये इस तरह का नेटवर्क है, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले हम ए पार्ट का फर्स्ट करते हैं। एन रेजिस्टेंस है, हर एक का रेजिस्टेंस आर है। मैक्सिमम तब होता है जब सीरीज में ऐड कर देते हैं। सो टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर इज इक्वल टू एन, रेजिस्टेंस ऑफ ईच रजिस्टर कैपिटल आर। When n resistors are connected in series, effective resistance R1 is the maximum given by the product NR, क्योंकि R plus R n times करेंगे तो NR आ जाएगा। Hence the maximum resistance of the combination R1 is equal to NR। अब जब उनको पैरेलल में जोड़ते हैं तो मिनिमम रेजिस्टेंस हो जाता है, मान लिया वो R2 हो जाता है, तो R2 इज द मिनिमम गिवन बाय द रिलेशन, क्योंकि 1 by R2 इज इक्वल टू 1 by R प्लस 1 by R प्लस 1 by R। अब 2 कहाँ तक करेंगे, n by R तक, रेसिप्रोकल कर देंगे तो R by n आ जाएगा। ये मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है n सिमिलर रजिस्टर्स की, जब उनको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो मिनिमम आता है। Hence the minimum resistance of the combination R2 is equal to R by N। Now the ratio of maximum to minimum, अब इनका रेशियो निकाल लो, R1 by R2, NR by R by N। ये N ऊपर पहुंच जाएगा, R से R कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट आ जाएगा N स्क्वायर। नेक्स्ट पार्ट में क्या करना है, द रेजिस्टेंस ऑफ गिवन रजिस्टर्स R1 इक्वल टू 1 ओम, R2 इज इक्वल टू 2 ओम, R3 इज इक्वल टू 3 ओम। तीन रेजिस्टेंसेस हमें दे रखे हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 11 बाय 3 ओम चाहिए, तो किस तरह का सर्किट बनाएं ताकि रेजिस्टेंस ये आ जाए। देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ द रजिस्टर। कौन सा कॉम्बिनेशन, ये वाला। इसमें क्या कर रखा है हमने, 1 और 2 का
पैरेलल कॉम्बिनेशन 3 ओम के साथ सीरीज में किया है, तो इसका नेट रेजिस्टेंस निकाल के देखें ज़रा, कितना आ जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। मान लिया हम उसे आर डैश से शो कर रहे हैं, तो आर डैश कितना हो जाएगा, 2 और 1 का पैरेलल में 2 इंटू 1/2 + 1 + 3, तो 2/3 + 3 दैट इज 11/3 ओम। तो ये इसका पहला पार्ट हो गया बी का। अब नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर डैश इज इक्वल टू 11/5 ओम चाहिए। देखो अगर इस तरह से कर दें, 2 इंटू 5/2 2 इंटू 3/2 + 3 + 1, तो ये हो जाएगा 6/5 + 1 दैट इज 11/5। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, 2 और 3 को पैरेलल में लेंगे और उस कॉम्बिनेशन को 1 के साथ सीरीज में जोड़ देंगे। ये देखिए जैसे ये कर रखा है, 2 और 3 का पैरेलल और उसके साथ 1 वाला सीरीज में। नेक्स्ट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर डैश कितना चाहिए अब हमें, 6 ओम, तो ये तो सीधा ही जोड़ दो, 1 + 2 + 3 सीधा किस में जुड़ता है, सीरीज में। इसका मतलब हमें क्या करना है, तीनों को सीरीज में जोड़ना है। ये रहा। अब देखो इस सर्किट के अंदर 2 रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 1 ओम ईच आर कनेक्टेड इन सीरीज। अब वो दोनों सीरीज में है तो उनका कितना हो जाएगा, 2 ओम। और जो नीचे वाले दो हैं 2 ओम के, वो भी सीरीज में है, तो उनका भी कितना हो जाएगा, 4 ओम। ये 2 ओम और 4 ओम पैरेलल में है, और ऐसी ब्रांचेस 4 हैं जो आपस में सीरीज में हैं। तो सबसे पहले इस तरह से इस सर्किट को दिखाया जा सकता है, यानी कि इस 2 और 4 का जो भी आएगा पैरेलल में, वैसे वैसे 4 पार्ट सीरीज में हैं। कैसे सॉल्व करें इसको, मान लिया एक जो कॉम्बिनेशन बन रहा है 2 और 4 का, उसका रिजल्ट क्या आएगा, 2 इंटू 4/2 + 4 दैट इज 8/6 या 4/3 ओम। ये 4/3 ओम के 4 कॉम्बिनेशन सीरीज में है, तो मल्टीप्लाई बाय 4 कर दें, द सर्किट रिड्यूसेस टू 4/3 + 4/3 + 4, या तो चारों को जोड़ दो या 4 से इसे मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है। ऑल the 4 resistances are connected in series, so equivalent resistance is 4 into 4/3 ohm, that is 16/3 ohm. नेक्स्ट पार्ट में देखिए, ये सारे के सारे सीरीज में हैं, ठीक है। तो नेट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, सीधा ऐड कर दो, R + R कितनी बार है, 5 टाइम्स, तो 5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, डिटरमिन द करंट ड्रॉन फ्रॉम ए 12 वोल्ट सप्लाई विद इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम बाय एन इनफाइनाइट नेटवर्क एज शोन इन द फिगर 3.32, ईच रजिस्टर हैज़ 1 ओम रेजिस्टेंस। ये देखिए जो लेफ्ट साइड है वो इसका इनफाइनाइट नेटवर्क है, राइट साइड में हमने एक 12 वोल्ट की बैटरी से इसको जोड़ा हुआ है, उस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो 0.5 ओम है। अब इनफाइनाइट नेटवर्क की बात ये होती है, वो कई सारी ब्रांचेस से मिलके बना होता है। अगर एक ब्रांच कम भी हो जाए या ज़्यादा हो जाए तो नेट रेजिस्टेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका मतलब मैं ये कहता हूँ कि अगर इसकी एक ब्रांच कट कर दें तो बाकी का रेजिस्टेंस हम सपोज कुछ मान लेते हैं और पूरे नेटवर्क का भी वही माने, तो उससे इसको सॉल्व किया जा सकता है। कैसे, the resistance of each resistor connected in the given circuit is 1 ohm. Let the equivalent resistance of the given circuit R dash, मान लीजिए इस पूरे का जो नेट रेजिस्टेंस आएगा वो R dash आएगा। अब इतना जो पार्ट है इसको छोड़ के बाकी एक ब्रांच और बची है,
तो मैं इस पार्ट को जो मैंने सेलेक्ट किया है इसका रेजिस्टेंस भी R डैश ही मान लेता हूँ और पूरे के पूरे नेटवर्क का रेजिस्टेंस भी R डैश ही मान लेता हूँ। जैसे मैंने कहा कि एक ब्रांच कम कर दें या ज़्यादा कर दें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अगर मैं इसको R डैश मानूँ तो बाकी जो बची ब्रांच है उसके साथ ये कैसे कनेक्ट होगा, ये इस तरह से कनेक्ट हो जाएगा। देखिए मैंने क्या किया, जो रेड वाला पार्ट है उसकी जगह R डैश रख दिया, ठीक है। अब ये R डैश 1 ओम के साथ पैरेलल में है और ये कॉम्बिनेशन 1 और 1 के साथ सीरीज में है, और फिर जो इनका रिजल्टेंट आएगा वो भी R डैश रखा जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक ब्रांच अगर जोड़ भी दें तब भी रेजिस्टेंस उतना ही रहेगा। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको थोड़ा ध्यान से देखें। द नेटवर्क इज इनफाइनाइट, हेंस द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज गिवन बाय द रिलेशन। जैसे कि मैंने आपको कहा इसको निकालेंगे हम 1 + 1 और R डैश और 1 का पैरेलल में उसके साथ फिर ऐड कर देंगे, तो 1 + 1 2 हो गया, और R डैश और 1 का R डैश इंटू 1/R डैश + 1 इसको ऐड कर देंगे और रिजल्ट भी क्या आएगा, R डैश ही आएगा। तो ये एक इक्वेशन बन जाती है R डैश स्क्वायर माइनस 2R डैश माइनस 2 इक्वल्स टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते हैं, 2 ± √4 + 8/2 या फिर 2 ± √12/2 या फिर 1 ± √3। अब इसमें माइनस लेंगे तो रेजिस्टेंस नेगेटिव आ जाएगा जो कि पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए हम पॉजिटिव वैल्यू लेके चल। Negative value of R dash cannot be accepted, hence the equivalent resistance R dash is equal to 1 + √3। √3 की वैल्यू 1.73 होती है, तो R dash कितना आ जाएगा, 2.73 ओम। अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, अभी हमने सिर्फ रेजिस्टेंस निकाला है। अब इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, 0.5, तो टोटल कितना हो गया, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल 3.23 ओम। अब सप्लाई वोल्टेज कितनी है, 12 वोल्ट। करंट कितना हो जाएगा, I = V/R, तो 12/3.23, रिजल्ट आ जाएगा 3.72 एम्पियर। ओके, नेक्स्ट figure shows a potentiometer with a cell of 2 volt and internal resistance 0.4 ohm maintaining a potential drop across the resistance wire AB. A standard cell which maintains a constant EMF of 1.02 volt for very moderate current up to a few milliampere gives a balance point at 67.3 centimeter length of the wire. To ensure very low currents drawn from the standard cell, a very high resistance of 600 kilo ohm is put in the series with it, which is shorted close to the balance point. The standard cell is then replaced by a cell of unknown EMF and the balance point found similarly turns out to be 82.3 centimeter length of the wire. ये आपके पास सर्किट है, क्या निकालना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E, EMF की वैल्यू क्या होगी, व्हाट पर्पस डज द हाई रेजिस्टेंस ऑफ 600 किलो ओम सर्व, is the balance point affected by this high resistance, is the balance point affected by the internal resistance of the driver cell, would the method work in the above situation if the driver cell of the potentiometer had an EMF of 1 volt instead of 2 volt, and would the circuit work well for determining an extremely small EMF, say of order of few millivolt, such as a typical EMF of thermocouple? If not, how will you modify the circuit? सबसे पहले पहला पार्ट, एक कांस्टेंट EMF E1 कितना दिया हुआ है, 1.02 वोल्ट। अब जो सेल हमने लगाया हुआ है उसका EMF हमें निकालना है। बैलेंसिंग लेंथ जो आई है वो 67.3 सेंटीमीटर आई है। A cell of unknown EMF E replace the standard cell, therefore the new balance point कितना आ जाता है, 82.3 सेंटीमीटर। अब हमें ये पता है कि
जो सेल का ईएमएफ है वो लेंथ के प्रोपोर्शनल है. सो वी नो दैट E1 by L इज इक्वल टू E by स्मॉल l. यहां से E क्या आ जाएगा, L by L1 इंटू E1. आपके पास दोनों लेंथ हैं, E1 है, कितनी वैल्यू आ जाती है 1.247 वोल्ट. तो ये उस अननोन EMF वाले सेल का EMF आ जाएगा. द वैल्यू ऑफ अननोन EMF इज 1.247 वोल्ट. अब जो हाई रेजिस्टेंस हम लगाते हैं, अब ध्यान दीजिए इसके साथ में गैल्वेनोमीटर है. अब सर्किट दोबारा खोल सकते हैं, अपनी बुक अगर लेके बैठेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा. तो उसमें क्या है कि गैल्वेनोमीटर के साथ में रेजिस्टेंस लगाया गया है. हाई रेजिस्टेंस होगा तो उसमें से करंट ज़्यादा पास नहीं होगा और हमारा गैल्वेनोमीटर जो है वो सेफ रह जाएगा. To reduce the current passing through the galvanometer when the movable contact is far from the balance point. क्योंकि बैलेंस पॉइंट पे तो वहाँ से करंट नहीं आएगा, तो रेजिस्टेंस लगा है नहीं लगा है कोई फर्क नहीं पड़ेगा. लेकिन जब तक वो बैलेंस पॉइंट नहीं आता तब तक उस रेजिस्टेंस में से करंट आएगा और साथ में गैल्वेनोमीटर में से भी वो पास होगा. तो अगर हाई करंट आ जाएगा तो गैल्वेनोमीटर बर्न हो सकता है. तो वो हाई करंट ना आए इसीलिए सीरीज में हम हाई रेजिस्टेंस लगाते हैं. The balance point is not affected due to the presence of high resistance. High resistance अगर लगा भी देते हैं तो बैलेंस पॉइंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बैलेंस पॉइंट की कंडीशन में करंट फ्लो ही नहीं होता, जैसा कि हमने अभी बताया था. The point is not affected by the internal resistance of the driver cell. Driver cell एक्सिलरी सर्किट में है, जो मेन सर्किट हम जिसके अकॉर्डिंग लेंथ बैलेंस वाली आती है उसमें वो नहीं है, तो इसीलिए इंटरनल रेजिस्टेंस से वो इफेक्ट नहीं होता. The method would not work if the driver cell of the potentiometer had an EMF of 1 volt. क्योंकि ये जो हम सेल मेजर कर रहे हैं उसका 1.02 वोल्ट EMF है, तो उसके रिगार्डिंग कोई भी वोल्टेज आएगी मेन सप्लाई की वोल्टेज उससे कम है, इसलिए हमें बैलेंस पॉइंट ही नहीं मिल पाएगा इंस्टेड ऑफ 2 वोल्ट. दिस इज बिकॉज if the EMF of driver cell of the potentiometer is less than that of the other cell, then there would be no balance point on the wire, as the potential developed in the potentiometer wire will always less than the EMF of the cell. ठीक है, क्योंकि जो पोटेंशियल डेवलप होगा वो सेल के EMF से हमेशा कम ही रहेगा, तो बैलेंस पॉइंट कभी आ ही नहीं पाएगा. बैलेंस पॉइंट तभी आता है जब दोनों EMF इक्वल हो जाएं. The circuit would not work well for determining an extremely small EMF, as the circuit would be unstable. The balance point would be close to end A. अब वो इतना छोटा EMF है तो उसके corresponding लेंथ बहुत कम हो जाएगी. वो लेंथ कहाँ से ली जा रही है, पॉइंट A से. आप सर्किट में एक बार फिर से देखिए, लेंथ A से जब डिस्टेंस ही बहुत कम होगा तो उसे मेजर करना मुश्किल होगा. लेकिन अगर हम लेंथ बढ़ा देते हैं तो वही वोल्टेज थोड़ी ज़्यादा लेंथ पे आएगा जिसे मेजर करना आसान होगा. तो इससे क्या होगा, अगर हम एक्सट्रीमली स्मॉल EMF इससे मेजर करते हैं तो एक लार्ज परसेंटेज एरर भी आएगा. मॉडिफिकेशन क्या कर सकते हैं, द गिवन सर्किट कैन बी मॉडिफाइड इन सीरीज रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड विद द वायर AB. द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस AB इज स्लाइटली ग्रेटर देन द EMF मेजर्ड. द परसेंटेज एरर वुड बी स्मॉल. एक तो ये मेथड है कि आप हाई रेजिस्टेंस सीरीज में लगा दें इस वायर के साथ, या फिर आप इस वायर की लेंथ बढ़ाएं. फिगर शोज ए पोटेंशियोमीटर सर्किट फॉर कंपैरिजन ऑफ टू रेजिस्टेंसेस. द बैलेंस पॉइंट with standard resistance R equal to 10 ohm is found to be 58.3 centimeter, while that with the unknown resistance X is 68.5 centimeter. Determine the value of X. What might you do if you fail to find the balance point with the given cell of EMF E? तो दो चीज़ें आपको कही हैं, एक तो आपको एक नॉन रेजिस्टेंस R उसके कॉरस्पॉन्डिंग बैलेंसिंग लेंथ दे रखी है, एक अननोन रेजिस्टेंस के कॉरस्पॉन्डिंग बैलेंसिंग लेंथ दे रखी है. अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, और अगर बैलेंस पॉइंट ना आए तो उस सिचुएशन में क्या करना है. ये सर्किट है. देखिए एक बार आप की लगाइए ऊपर वाले सर्किट में तो R वाला सर्किट में आ जाएगा, एक लेंथ आ जाएगी.
फिर वहाँ से हटाइए और एक्स वाले में डालिए, तो आर वाला सर्किट में नहीं है, एक्स वाला है। उसके लिए फिर जो गैल्वेनोमीटर की सेटिंग आएगी वो किसी और लेंथ पे आ जाएगी। तो रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 10 ओम, बैलेंसिंग पॉइंट कितने लेंथ पे आता है 58.3 पे, करंट मान लिया आई है, तो पोटेंशियल ड्रॉप E1 इज इक्वल टू आई आर लिख सकते हैं। और इसी तरह से एक्स दूसरा रेजिस्टेंस है जो अननोन है, तो इसके लिए लेंथ 68.5 है, तो पोटेंशियल ड्रॉप E2 मान लेते हैं आई एक्स। अब E1 बाई E2 जैसे हमने कहा था L1 बाई L2 होता है, तो आई आर बाई आई एक्स इज इक्वल टू L1 बाई L2। आई सेम है दोनों केस में, तो आई से आई कैंसिल हो जाएगा, एक्स आ जाएगा L1 बाई L2 इंटू आर, L2 बाई L1 इंटू आर। तो ये सॉल्व करके आ जाता है 11.749 ओम। Therefore, the value of unknown resistance X is 11.75 ohm. If we fail to find the balance point with the given cell of EMF E, then the potential drop across R and X must be reduced by inserting a high resistance, जैसा इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया था, in series with it. Only if the potential drop across R and X is smaller than the potential drop across the potentiometer wire AB, ए बैलेंस पॉइंट इज ऑब्टेन्ड। ठीक है, अगर हाई रेजिस्टेंस लगा देते हैं तो बैलेंस पॉइंट हमें मिल जाएगा। फिगर शोज ए 2 वोल्ट पोटेंशियोमीटर यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 1.5 वोल्ट सेल। द बैलेंस पॉइंट ऑफ द सेल इन ओपन सर्किट इज 76.3 सेंटीमीटर। When the resistor of 9.5 ohm is used in the external circuit of the cell, the balance point shift to 64.8 centimeter length of the potentiometer wire. Determine the internal resistance of the cell. पहले क्वेश्चन को समझिए, एक 2 वोल्ट पोटेंशियोमीटर वायर है, पोटेंशियोमीटर है जिसके में सेल जो है वो 2 वोल्ट का लगा हुआ है। इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है हमें एक सेल का जिसका ईएमएफ है 1.5 वोल्ट। तो ये तो होना ही चाहिए कि जो ऊपर वाला सेल है उसका ईएमएफ नीचे वाले से ज़्यादा होना चाहिए। ऊपर वाले का 2 है, नीचे वाले का 1.5 है, तो ठीक है। द बैलेंस पॉइंट ऑफ द सेल इन ओपन सर्किट, यानी कि जब हम इससे करंट नहीं ले रहे हैं तब मैक्सिमम वोल्टेज है और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ है 76.3 सेंटीमीटर। जब 9.5 ओम का रेजिस्टेंस इस सर्किट में यूज़ करते हैं तो बैलेंस पॉइंट कितना रह जाता है 64.8 सेंटीमीटर। अब आपको उस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। अब मान लिया वो रेजिस्टेंस स्मॉल r है, ओपन सर्किट में जो लेंथ है उसे L1 से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज 76.3 सेंटीमीटर। ये कंडीशन है, ये देखिए सबसे ऊपर वाला सेल है 2 वोल्ट का। जब हम नीचे वाला रेजिस्टेंस नहीं लगाते, केवल ऊपर वाला सेल लगाते हैं 1.5 वोल्ट का, तो उसके लिए ये लेंथ मिलती है हमें 76.3 सेंटीमीटर। अब जब नीचे वाला रेजिस्टेंस भी लगाते हैं तब लेंथ कम हो जाती है, क्योंकि बाहर जो वोल्टेज मिल रही है दैट इज टर्मिनल वोल्टेज V, वो EMF से कम है। एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R इज कनेक्टेड टू द सर्किट, R इज इक्वल टू 9.5 ओम। तो बैलेंस पॉइंट की वैल्यू कितनी आ गई 64.8 सेंटीमीटर। करंट मान लिया I है इस सर्किट में। अब स्मॉल r और EMF का रिलेशन क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है L1 माइनस L2 बाई L2 इंटू आर। वैल्यू पुट कर दीजिए, सॉल्व करके आ जाएगा 1.68 ओम। ध्यान दीजिए इसमें हमें ना तो ऊपर वाले सेल के EMF की ज़रूरत पड़ी, ना ही नीचे वाले सेल की EMF की ज़रूरत पड़ी। सिर्फ क्या चाहिए हमें, दोनों की जो लेंथ आई है बैलेंसिंग की, जब सेल ओपन सर्किट में था और जब हमने सर्किट में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाया तब जो लेंथ आई।
therefore the internal resistance of the cell is 1.68 ohm. थैंक यू. ये हमारे जो सेकंड यूनिट है उसके कंप्लीट न्यूमेरिकल हो जाते हैं. आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी. इसी के साथ आपका NCERT के सारे न्यूमेरिकल और थ्योरी कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि इससे पहले जो हमने कवर किए हैं वो सारे थ्योरी टॉपिक, न्यूमेरिकल, वो सब कवर हो चुके हैं. तो अगर आपको इसके थ्योरी टॉपिक्स के वीडियो नहीं मिल रहे हैं तो उसके लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप थ्योरी वहाँ से भी देख सकते हैं. ओके.